नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और रोज़ की तरह हम अभी इस समय, जैसे आपको सभी को ज्ञात है कि एग्ज़ामिनेशन का टाइम चल रहा है HI सेकेंड ईयर का। तो रोज़ की तरह आज हम कल होने वाले पेपर, यानी जो पेपर आपका दिनांक 18 दिसंबर 2020 को है, उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका पेपर नंबर 4, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो कि आपका कॉमन पेपर है। यानी कि यह वीडियो जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप HI से DED कर रहे हो, चाहे MR से, चाहे CP से, चाहे DB से, चाहे VI से, आप किसी भी ट्रेड से जो है आप अगर DED कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है, जो कि हम अब थोड़ी देर में प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आपने जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं एग्ज़ाम से पहले, उसी वीडियोस में से करीब 90% तक का पेपर जो है वो आपका डेली पेपर में आ रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी तैयारी करें, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दी गई है विशेष शिक्षा नाम से, जिसको कि आप ज्वाइन कर करके अपना जो आपका भी जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और चलिए, तो आज का हम वीडियो अपना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें, जिससे कि वह भी इस के द्वारा जो है लाभ उठा सके। तो चलिए, आज हम प्रारंभ करते हैं अपना इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का जो है वो हमें परिचय इसके फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो 1.1 है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी समावेशी शिक्षा है क्या और इसकी परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो समावेशी शिक्षा, जैसे कि हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, डिप्लोमा में आपने 2 साल पूरे कर लिया, आप शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं। समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वह क्या है, जहाँ पर बधिर बच्चों के साथ या दिव्यांग बच्चों के साथ में सामान्य बच्चों को, है ना, शिक्षा दी जाती है, हम उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऐसा कई लोगों के द्वारा डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन अगर हम सही तात्पर्य में समावेशी शिक्षा का अर्थ समझें, है ना, तो एक ऐसी कक्षा व्यवस्था या एक ऐसी विद्यालयी व्यवस्था या एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत, है ना, विद्यालय सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप, है ना, चाहे वह किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हो, विद्यालय जो है वह सभी प्रकार की, है ना, जितने भी प्रकार के उसके यहाँ बच्चे आ रहे हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनके सभी की आवश्यकता के अनुरूप जो शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सभी बच्चों की शिक्षा के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप, रुचि के अनुरूप, है ना, इत्यादि के अनुरूप जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वही समावेशी शिक्षा है। यानी बच्चों की रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार वहाँ पर सब्जेक्ट होने चाहिए, उनके आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, रैंप हो, सारी सुविधाएं हो, कक्षा का वातावरण ऐसा हो जो दिव्यांग बच्चों के लिए सकारात्मक उन्हें एनर्जी जो है वो दे पाए। तो इस तरीके से अगर हम समावेशी शिक्षा का मतलब जाने, तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, वो आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। जिसके अंतर्गत किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, है ना, या किसी भी लिंग और इत्यादि से संबंधित, मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे से कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पर वही आपकी समावेशी शिक्षा है। चाहे वह सब्जेक्ट चयन को लेकर हो, चाहे वह स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे वह प्रार्थना को लेकर हो, चाहे वह शिक्षा को लेकर हो, यानी कि वहाँ पर सभी बच्चे जो हैं, चाहे वह लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी दिव्यांगता का हो, यानी कि वहाँ पर किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखा जाए, सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार उसे वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध हो, चाहे वह किसी से भी संबंधित आप ले लीजिए, चाहे वह शिक्षा से संबंधित ले लीजिए, खेल से संबंधित ले लीजिए, विद्यालय के वातावरण से संबंधित ले लीजिए, कक्षा के वातावरण से संबंधित ले लीजिए, वही हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसकी परिभाषा आपको किताबों में कई जगह मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। और 1.2 की अगर हम बात करें, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, यानी कि समावेशन का जो है वो लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है।
तो जैसे कि अब आप खुद बताइए, जहाँ पर ऐसे बच्चे सब जब बच्चे जब एक साथ साथ में पढ़ेंगे, है ना, तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से बच्चों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो आपको इसमें लिखने होंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका अर्थ आपको आना चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए, और उसके लाभ क्या हैं, समावेशन के लाभ क्या हैं, सफल समावेशन के, है ना। और समावेशन में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, ये क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर मान के चले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बच्चे हायर एजुकेशन तक जा सकते हैं, बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना आती है, हीन भावना से दूर हो जाते हैं, है ना। दिव्यांग बच्चे हों या किसी भी प्रकार के बच्चे हों, समानता का एक जो है वो व्यवहार उनका देखा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं इंक्लूज़न के, जो कि वर्तमान समय में बच्चे उसका लाभ उठा पा रहे हैं, और उसको सफल बनाने में आपका और हमारा भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा अच्छे से बच्चों को टैकल करिए, टैकल करना सीखें। आप भी आगे कहीं जाकर शिक्षक बनेंगे, तो सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप आपको शिक्षा की व्यवस्था देखनी होगी। इसके आगे अगर हम बात करें, यूनिट 1.3 डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ये मान के चलिए कि आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में आप मतलब करीब 80% चांस है कि आपसे पूछेगा कि विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। विशेष शिक्षा क्या है, जहाँ पर विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, है ना। और समेकित शिक्षा क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को जनरल स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन जो विद्यालय की व्यवस्था है वह बच्चे के अनुसार जो है नहीं बदलती है, बच्चे को ही विद्यालय के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यालय को व्यवस्था करनी होती है बच्चे के अनुसार, है ना। तो आप इसको भी तैयार करिएगा। इसके बाद 1.4 SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, है ना, IEDSS और रमसा, ये भी परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये कब से लागू हुआ, किस उद्देश्य से इसको लाया गया, ये सभी आपको। इसके बाद हम बात करेंगे 1.5 की, यानी कि बैरियर्स टू इंक्लूजन, यानी क्या क्या बैरियर हैं समावेशन में। तो सिस्टमेटिक बैरियर है, सोशल बैरियर है, और पेडागोजिकल बैरियर्स हैं, जो कि समस्या के रूप में हमें इंक्लूजन में देखने को मिलते हैं। तो आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। यानी कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और करीब करीब 10 से 15 नंबर के 10 नंबर तो आप मान के चलिए फर्स्ट यूनिट से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेकेंड की, तो एक्सेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो इसमें 2.1 है आपका फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि मूलभूत जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो इंक्लूसिव स्कूल के, वो क्या हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और 2.2 है स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्कूल्स इंक्लूसिव, अगर आपको कोई समावेशी विद्यालय खोलना है ना, या बनाना है, किसी भी समावेशी विद्यालय को बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ आपको अपनानी होंगी, उनके बारे में आपको लिखना है ना। 2.3 और इसमें हम बात करें तो नीड फॉर करिकुलम डिफ्रेंशिएशन एंड असेसमेंट, है ना। अब नीड फॉर करिकुलम, जो विभिन्न प्रकार के हम आकलन करेंगे बच्चों का, उनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम हमें तैयार करना होगा, है ना, उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में आपको लिखना है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और शिक्षण की आपकी जो तकनीकी है या रणनीतियाँ हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक शिक्षण, और पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि सहपाठी शिक्षण, है ना। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और 2.5 आपका है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल, है ना। तो इसमें जो अगर हम बात करें ओवरऑल सेकेंड यूनिट की, तो इसमें आपको एक तो फंडामेंटल एलिमेंट्स इंक्लूसिव स्कूल के ध्यान में रखने हैं, और 2.4 आपका क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव और पीयर ट्यूटोरिंग दोनों ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और करीब 90% चांस है इसका आपका शॉर्ट में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और अगर बात करें फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल होता क्या है, सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। सार्वभौमिक मतलब कि जैसे कि हम बच्चों के अनुसार कोई भी मॉडल तैयार करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो हमें डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उसका एडाप्टेशन करना पड़ता है
यानी बच्चों के अनुकूल बनाना होता है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का मतलब यही है कि हम क्यों ना एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसको हमें एडॉप्टेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें सभी की आवश्यकताएं पता हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विभिन्न क्षमता के हैं, विभिन्न रुचियों के हैं। तो जब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम एक ऐसा मॉडल क्यों ना तैयार करें कि हमें किसी के लिए जो है वो एडॉप्टेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ऑलरेडी पहले से ही ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करके चलें कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें, अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो जो एडॉप्टेशन वाला मैटर है वो उनके बीच में ना आए कि उनके साथ हम अलग कर रहे हैं, उनके साथ हम अलग करें। तो हमें स्टार्टिंग में ही एक ऐसा मॉडल तैयार करना है। यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल का मतलब यही है कि सार्वभौमिक यानी सबकी आवश्यकता के अनुरूप हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसमें कि हमें एडॉप्टेशन करने की आवश्यकता कम से कम पड़े। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें अपने थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन एजुकेशन, है ना। तो 3.1 में हमें जानना है आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हैं, दिव्यांगता से ग्रसित जो बच्चे हैं उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं हमको उनकी पहचान करनी है। किस तरीके से हम करेंगे, आप लोग डिप्लोमा में अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर जो है वो पढ़ा होगा और आपको सभी डिसेबिलिटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी विशेषताएं हैं वो आपको पता होंगी। तो उसके आधार पर आपको जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, किस किस तरीके से करेंगे वो आपको लिखना है। कैरिकुलम एडाप्टेशंस, है ना, पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना। अनुकूलन आप देख ही चुके हैं पहले वीडियो में। और इसके बाद 3.3 है आपका यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM, है ना, एजुकेशनल एड्स, है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्लूसिव सेटअप में किस प्रकार से करेंगे। और उसके बाद में आपका 3.4 है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। ECC जो है अभी VI का पेपर भी हुआ था आपका और MR के पेपर भी हुए हैं। तो सभी में जो है आपका CCE पूछा गया है, तो आप CCE को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 3.5 जो है आपका वो है डेवलपिंग रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स फैसिलिटीज़, है ना। ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ओवरऑल अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो एक तो आपका 3.1 आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, करिकुलम एडॉप्टेशन आपको आता ही है ना। टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे, TLM का यूज़ कैसे करेंगे, है ना, TLM प्लान कैसे करेंगे, ये आप साइंस और मैथ के पेपर में पढ़ ही चुके हैं, सोशल साइंस में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद CCE आपका महत्वपूर्ण है, CCE आप जो है तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको रिसोर्स रूम के बारे में पढ़ना है, रिसोर्स फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं वो आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे अगर हम बात करें चौथी यूनिट की, तो नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के लिए आपको नेटवर्किंग किस तरीके से आप बनाओगे, किस तरीके से उसको सफल समावेशन में के रूप में आप तब्दील करोगे। तो 4.1 में जो है आपका है डेवलपिंग पार्टनरशिप्स विद फैमिली, है ना। अब फैमिली के साथ में अपनी पार्टनरशिप को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड पीयर ग्रुप, है ना। जो आपका पार्टनरशिप है वह स्कूल के साथ और पीयर ग्रुप के साथ आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेट टीचिंग एंड टीम वर्क किस तरीके से होगा। मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड लर्नर्स, रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, स्पेशल स्कूल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड लोकल बॉडीज़। ये भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यानी कि समावेशन में जो है क्या भूमिका है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समुदाय है उसकी क्या भूमिका है समावेशन में, है ना। और इसके बाद जो आपका चिकित्सक रहते हैं उनकी क्या जो है वो भूमिका है। यानी कि ये टॉपिक आपको ज़रूर याद करना है, 5 नंबर में आपसे इससे पूछ सकता है, हो सकता है इससे लॉन्ग आंसर भी आपका बना दे। तो 4.4 को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और तैयारी करनी है। इसके बाद आपका 4.5 अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ BRC एंड CRC एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, ना। क्या रोल है BRC का, यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और CRC यानी कंपोजिट रीजनिंग सेंटर, है ना। तो यानी कि आप इनका देख लीजिएगा क्या है, क्या रोल है, ये वर्क कैसे करती हैं, क्या क्या इनका काम होता है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें पूरे 4th यूनिट में तो आपका क्या हो सकता है, यही होगा कि सफल समावेशन के परिवार की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है ना, NGO की क्या भूमिका है, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या भूमिका है, स्पेशल स्कूल की क्या भूमिका है। एक तो ये आपका महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है आपका वो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ BRC और CRC भी आप पढ़ के जाइएगा। स्कूल मैनेजमेंट और कमेटी का भी जो है आप रोल पढ़ के जाइएगा। ये भी आपका शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट यानी 5 यूनिट की,
5 यूनिट में आपका जो है वो है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टुवर्ड इंक्लूजन, यानी समावेशन को सफल बनाने के लिए मेजर जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे 5.1 आपका कम्युनिकेशन, आप जानते हैं कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में, कम्युनिकेशन को आप अच्छे से बताइएगा। इसके बाद 5.2 आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक कौशल, यानी कि जिस तरीके से आप क्लासरूम में सभी बच्चों को अपनी बातें शेयर करते हैं कि आज मैंने घर पे ये किया, आज मेरे साथ घर पे ये हुआ, है ना। इसी प्रकार से सभी बच्चे आपस में जो उनके अंदर है वो अंतर्वैयक्तिक संबंध बनने चाहिए, जिस तरीके से वो भी आपको अपनी चीज़ों को बता सकें। जैसे हम मान के चलिए कोई सामान्य विद्यालय में कुछ बच्चे हैं जो HI हैं या किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित आप ले लीजिए, वो बेचारे क्लास में जाते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनसे ना तो कोई बात करता है ना, तो क्या होगा, उन्हें हीन भावना आएगी। तो अपनी मतलब जैसे आप अपने दोस्तों को सभी चीज़ें शेयर करते हैं कि मेरे साथ कल ये हुआ, मेरे घर पे कल ये बना था, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समस्या है ना। इसी प्रकार से वो बच्चे भी जो है आपसे अपनी समस्याओं को बता सकें, उनके साथ घर पे क्या हुआ वो बता सकें। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़ावा देना है। अब इनको आप बढ़ाएंगे कैसे, है ना, कि कहीं वो बच्चे अलग ना रहें, सबके साथ रहें, जैसे है ना, जिस तरीके से वो भी अपने अंदर की भावनाएं अपने दोस्तों को बता सकें। तो इसके लिए आप बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उनके साथ साथ में खाना खिलाने के लिए बैठाना या खेल खिलाना, है ना, स्पोर्ट्स में उनको एक साथ कर देना, उनका कोई ग्रुप डिवाइड कर देना किसी प्रोजेक्ट के लिए। इस तरीके से हम उनके अंदर जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। 5.3 आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से डेवलप करेंगे। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद आपका सक्सेस स्टोरीज़ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ से लेंगे। जैसे कि अभी VI जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक समावेशी विद्यालय खोलने के लिए जो है आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे, है ना। तो उसका आंसर में जैसे आप लिख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से मांगेंगे या नेशनल ट्रस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा करके उससे अनुदान लेंगे, है ना। यानी कि आप अगर कोई इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूल खोल रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वित्तीय संसाधनों को आप जुटाएंगे, है ना। सरकार से लेंगे या विधायक निधि से लेंगे या सांसद निधि से लेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 5वां यूनिट जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कहूँगा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। लेकिन अगर हम आज के पेपर की ओवरऑल बात करें तो आपका यूनिट जो फर्स्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी SSA रमसा वगैरह बिल्कुल पूछेगा, और इसके बाद आपसे इंक्लूजन का परिचय भी पूछेगा, बेनिफिट्स भी पूछेगा, है ना। तो ये चीज़ें तो आपकी, यानी कि फर्स्ट यूनिट तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, उसी से आपका 10-15 नंबर का पेपर जो है वो आएगा ही आएगा। इसके बाद सेकंड यूनिट भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं आप उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यूनिट 3 में भी और 4th में भी। जो यूनिट आपको बताए गए हैं, जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, जो टॉपिक आपसे कहे गए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करके आइएगा। और रही बात यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 को भी आप हल्का सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से भी आपका जो है वो क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि सिलेबस में है आपके तो क्वेश्चन तो बिल्कुल बना सकता है। लेकिन जो मैंने महत्वपूर्ण आपको बिंदु बताए हैं आप उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि विगत कई वर्षों से जो मैंने अवलोकन किया है पेपरों का वो यही है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से वह चीज़ समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं, और आशा करता हूं कि कम से कम 90% आपका जो पेपर है वह इस वीडियो के माध्यम से आपका कल आए, जिससे कि आप अपना अच्छे से अच्छा यानी बेस्ट से बेस्ट आप पेपर में दे पाएँ। और चलते चलते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना लाभ उठा सकें। और एग्ज़ाम तक ही नहीं, चैनल के माध्यम से आपको हमेशा शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित या विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी, चाहे वह प्रवेश से संबंधित हो, प्रैक्टिकल से संबंधित हो, शिक्षण से संबंधित हो, या फिर अदर आप RCI से संबंधित हो, या किसी भी तरीके से जो भी स्पेशल फील्ड की जानकारी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और आशा करूँगा कि आप लोग मुझे पूर्ण समर्थन देंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।